आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट? जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। अबाउट द पेमेंट्स बैंक, देखो पेमेंट बैंक पर्टिकुलरली क्या है कि जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का हमने पढ़ा था कि नेट वर्थ जो है वो 300 करोड़ की चाहिए। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप जो रूरल एरियाज हैं, अनबैंक्ड एरियाज हैं, उनको सर्व करना चाहते हो, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहते हो। ठीक है, और इसके अलावा छोटे मोटे जो लोन है वो देना चाहते हो। जबकि जो पेमेंट बैंक है वो टोटल डिफरेंट कंसेप्ट है। इन केस ऑफ पेमेंट बैंक ये प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड है, क्योंकि ये फोकस करता है सिर्फ डिमांड डिपॉजिट प्रोडक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? डिमांड डिपॉजिट प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करता है। ये फोकस करता है कि जो आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत एरियाज थे, या फिर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लो इनकम हाउस होल्ड हैं, उनको रिमिटेंस सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, उनको पेमेंट सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है। एंड ये एक रिस्ट्रिक्टेड बैंकिंग मॉडल के ऊपर ऑपरेट करता है। जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में लिमिटेशंस थी, but not that much limitations were there, but those limitations are there in case of the payment bank। और ये restrictions रखी गई है लाइक कि ये लोन सेंक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को अपने पास रख सकते हैं। एंड उसके ऊपर भी अमाउंट में भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, राइट? सो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर समझने वाले हैं। सो जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट या फिर करंट अकाउंट का डिपॉजिट। आप टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लाइक आप एफडीआर नहीं करवा सकते, आप रिकरिंग डिपॉजिट नहीं करवा सकते। और पहले आप सिर्फ 1 लाख रुपए टोटल क्रेडिट ले सकते थे, यानी कि मैक्सिमम एक पर्सन आपके पास जितना अमाउंट जमा कर सकता है एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ 1 लाख कर सकता था। लेकिन अब उस अमाउंट को इन्हांस करके 2 लाख रुपए कर दिया गया। नाउ इट इज 2 लाख रुपीज। और आप एनआरआई डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप अगर इशू करना चाहो तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड इशू कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हो। सो मेन पॉइंट क्या है कि जहां कहीं भी रिस्क पार्टिसिपेशन की बात आएगी, दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन सम काइंड ऑफ रिस्क, वो चीज आपको अलाउड नहीं है। वो चीज आप नहीं कर सकते। आप एटीएम कार्ड इशू कर सकते हो, डेबिट कार्ड इशू कर सकते हो, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप रिमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। लेट्स से ब्रांचेस के थ्रू, एटीएम्स के थ्रू, अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो एजेंट्स हैं उनके थ्रू आप पेमेंट मैकेनिज्म में एंटर कर सकते हो। आप नॉन रिस्क शेयरिंग जो सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, लाइक म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, पेंशन है, उससे बेसिकली ट्रांसफर कर सकते हो, उन्हें इश्यू कर सकते हो। उसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए एंड यू कैन डू सो। वो चीज अलाउड है, आप उसके थ्रू अपनी अर्निंग करोगे। ठीक है, लेकिन आप सब्सिडरीज को सेटअप नहीं कर सकते कि वो बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज को टेक ऑन कर लो। ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट एक्चुअली अलाउड। ठीक है, वो चीज अलाउ की ही नहीं गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर तो हमने फोकस करनी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि अनबैंक्ड एरियाज में जो बैंकिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करनी है। आप हाई वॉल्यूम जो लो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स है। वाई हाई वॉल्यूम लो वैल्यू? हाई वॉल्यूम लो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, यही है ना ये? कैसे है ये? हाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स। अगर आप अब रूरल एरिया में देखो, दे माइट बी डूइंग द ट्रांजेक्शन लेट्स से 500 रुपीज और इवन 1000 रुपीज, और लेट्स से 10 रुपीज, 20 रुपीज, दे आर डूइंग सच ट्रांजेक्शन्स, वेरी स्मॉल ट्रांजेक्शन्स, राइट? और नंबर कितना है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए ना, अदरवाइज कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ जाएगी, राइट? एंड इसके अलावा डिपॉजिट का लिमिट ऑलरेडी आपको बताया मैंने, कितना लिमिट है? 2 लाख रुपए का। पहले कितना होता था? 1 लाख रुपए का होता था, लेकिन अब 2 लाख रुपए का लिमिट है। एंड जहां की देखो आप स्मॉल अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो, वहां पर एग्जिस्टिंग लिमिट रहेगी। एग्रीगेट लिमिट जो है वो, अगर आप स्मॉल अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो, स्मॉल अकाउंट की क्योंकि अपनी रिस्ट्रिक्शंस थी। इफ यू रिमेंबर, स्मॉल अकाउंट के केस में मैंने आपको बताया था स्पेसिफिकली कि स्मॉल अकाउंट का मतलब होता है कि जहां पर केवाईसी है ही नहीं है पर्सन के पास।
द पर्सन इज नॉट हैविंग द ओवीडीज विद हिम और हर, तो उसके केस में जस्ट फोटोग्राफ देते हुए, थंब इम्प्रेशन लगाते हुए द अकाउंट इज मेड ऑपरेबल। तो वहां पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग 1 लाख से ज्यादा का बैलेंस तो आप मेंटेन नहीं कर सकते, तो वहां पर वो रूल एप्लीकेबल रहेगा। और जो एग्रीगेट क्रेडिट है जो हो सकता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपका एग्रीगेट क्रेडिट जो है वो किससे नहीं ज्यादा हो सकता, 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। और एग्रीगेट विड्रॉल जो है वो 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकती महीने की, और बैलेंस किसी टाइम के ऊपर 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। दोज ऑल थिंग्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ, राइट। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। अब क्या सीआरआर एसएलआर को मेंटेन करना पड़ेगा? प्लीज कंफर्म कीजिए, क्या एसएलआर और सीआरआर को मेंटेन करना पड़ेगा? यस, एसएलआर सीआरआर आर टू बी मेंटेन्ड। एसएलआर को मेंटेन करना होता है कौन से सेक्शन के तहत? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इट इज टू बी मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, राइट। और सीआरआर इज टू बी मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। अब बैंक का जो भी एनडीटीएल है, एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज, अब टाइम लाइबिलिटीज तो है नहीं है बैंक के पास इन केस ऑफ द पेमेंट बैंक, लेकिन डिमांड लाइबिलिटीज तो है, राइट। तो जो भी एनडीटीएल है बैंक का, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी है, उसके हिसाब से सीआरआर एंड एसएलआर को मेंटेन करना पड़ेगा। सीआरआर बैलेंसेस को मेंटेन करना पड़ता है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली, एंड एसएलआर जो होता है दैट्स बेसिकली कम से कम, पेमेंट बैंक के केस में कितना है कि कम से कम 75% जो डिमांड डिपॉजिट बैलेंस होगा ना, वो एसएलआर एलिजिबल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जिनकी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर होती है, ट्रेजरेबल्स होते हैं, उसमें पैसा जाएगा पेमेंट बैंक्स का। सो अर्निंग कहाँ से आ रही है? अर्निंग इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया जहां पर आपको अलाउ किया गया है कि आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, भाई आपके पास अब लोगों का पैसा पड़ा है, डिमांड डिपॉजिट पड़ा है, और जितना पैसा आपके पास पड़ा है उसका 75%, क्योंकि आप लेंडिंग तो कर नहीं रहे हो, तो 75% कम से कम आपको मेंटेन करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज हैं, जो ट्रेजरी बिल्स हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल तक की होती है, उसमें आपको पैसा डालना पड़ेगा। और हाँ, आप 25% जो पैसा है वो कमर्शियल बैंक के पास रख सकते हो, या फिर आप अपने रूटीन के जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीटअप करने के लिए, आपकी जो करंट ऑब्लिगेशंस है उनको मीटअप करने के लिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए रख सकते हो, ऑपरेशनल पर्पस के लिए रख सकते हो। सो 75% इज टू बी यूज्ड एज एसएलआर एंड मैक्सिमम 25% कैन बी डिपॉजिटेड विद द कमर्शियल बैंक्स, ये हो सकता है। अब बात आती है रिलेटेड टू कि एलिजिबल प्रमोटर्स कौन कौन से हैं इस केस में। जो एलिजिबल प्रमोटर्स होंगे वो कौन कौन होंगे? सबसे पहली चीज है, दिस इज टू बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द रेजिडेंट्स, राइट। जो आपके एग्जिस्टिंग नॉन बैंक पीपीआई इश्यूअर्स हैं, नॉन बैंक पीपीआई इश्यूअर्स हैं। पीपीआई इश्यूअर्स क्या होता है? पीपीआई होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब जो एग्जिस्टिंग आपके नॉन बैंक एंटिटीज थी लेकिन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को इश्यू कर रही थी, जिनको ऑथराइज किया गया था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के तहत, वो एलिजिबल है। इंडिविजुअल्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है, या फिर लेट्स से कोई सुपरमार्केट चेन है, या कोई कोऑपरेटिव है, पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, दोज आर एलिजिबल। कोई जॉइंट वेंचर है प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप का, वो एलिजिबल है। दैट्स अबाउट इट कि वो पर्सन एलिजिबल है। तो ये स्नैपशॉट को देखो, आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स हैव अ लुक हियर। सबसे पहली चीज है आप किस पर्पस के लिए पेमेंट बैंक को लेके आए थे? फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्पस के लिए। विच व्हाट वाज द मेन मोटिव? फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मेन फंडा था उसके लिए हम इसको लेके आए थे, ताकि जो अनबैंक्ड एरियाज है वहां पर ट्रांजेक्शन्स तो चाहिए, रिमिटेंस तो करनी है, तो वो चीज को केटर कर पाए। डेट कुड बी केटरिंग द नीड रिलेटेड टू हाई वॉल्यूम लो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को। जीरो क्रेडिट रिस्क मॉडल, नो क्रेडिट रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो क्रेडिट रिस्क इज टू बी टेकन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आता है सेकंड, परमिटेड एंटिटीज कौन सी हैं, एक्टिविटीज कौन सी हैं, और जो अलाउड नहीं है। आप डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, मैक्सिमम बैलेंस 2 लाख तक का रख सकते हो कस्टमर का डेली बेसिस के ऊपर अपने पास, नॉट मोर देन दैट।
डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड इशू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, कोई लोन ऑफर नहीं कर सकते, एनआरआई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। देन इट्स रिलेटेड टू की फाइनेंशियल। की फाइनेंशियल जो पॉइंट है उसको समझो। सबसे पहली चीज है कि मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए। 100 करोड़ रुपीस का आपको मिनिमम कैपिटल चाहिए ताकि आप अपने ऑपरेशंस को स्टार्टअप कर पाओ। 15% का आपको CRAR मेंटेन करना है। 15% CRAR is to be maintained, that is also to be taken care of। ठीक है। और 75% जो आपका अमाउंट होगा वो आपको SLR फॉर्म में डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वेयर द मैच्योरिटी इज लेस देन 1 ईयर। क्लियर विद इट? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। एंड इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे। यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया तो जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी जरूर करें। सो दैट वाज अ स्नैपशॉट रिलेटेड टू इट। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अब अगर मैं रेगुलेटरी फॉर्म की बात करूं, एप्लीकेबल लॉज की बात करूं, तो इसके किसके अंदर रजिस्टर किया जाता है? रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी कि कंपनीज एक्ट के तहत इसको रजिस्टर किया जाएगा। लाइसेंसिंग आपको लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वो तो मैंडेटरी है। और साथ ही साथ दिस इज गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की गाइडलाइंस हैं जो बाकी सभी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल रहती हैं, वो सभी गाइडलाइंस भी एप्लीकेबल रहेंगी। एज सच फेमा भी एप्लीकेबल रहेगा, PSS एप्लीकेबल रहेगा, DICGC एक्ट एप्लीकेबल रहेगा, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल। जब मैं ये लिखता हूँ ना DICGC एप्लीकेबल है, व्हाट डज इट इंडिकेट? DICGC होता क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DICGC? एनीवन? दिस इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, यानी कि पर बैंक पर डिपॉजिटर इंश्योरेंस कवर मिलता है 5 लाख रुपए का मैक्सिमम, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस अक्रूड इंटरेस्ट दोनों मिलाकर के आपका इंश्योरेंस होता है। यानी कि अगर आपके 10 बैंक्स में अकाउंट है ना, तो आप 5-5 लाख रखते हो 10 बैंक्स में, तो आपका 50 लाख का अमाउंट इंश्योर्ड है, काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो ये होता है DICGC, राइट? तो वो भी एप्लीकेबल है। अच्छा, फिर बात करते हैं रिलेटेड टू मिनिमम पेड अप कैपिटल। ऑलरेडी भी डिस्कस्ड, कितनी चाहिए? 100 करोड़ रुपीस की मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। और मिनिमम CRAR कितना चाहिए? कैपिटल रिस्क विद एसेट रेशियो 15% मेंटेन करना है। टीयर 1 मेंटेन करना है कितना? 7.5%। एंड टीयर 2 मैक्सिमम हो सकता है 100% ऑफ टीयर 1, नॉट मोर देन दैट। टीयर 1 कम से कम 7.5% चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है टीयर 1। आई हैव ऑलरेडी गिवन एन आइडिया टू यू कि टीयर 1 सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म होती है कैपिटल की विच इज अवेलेबल टू यू, एंड दैट इज हाईली रिक्वायर्ड। जितनी ज्यादा उतनी बेटर है, राइट? तो टीयर 1 आपको ज्यादा चाहिए, कम से कम 7.5% चाहिए। और टीयर 2 दैट इज टू बी लिमिटेड टू 100% ऑफ द टीयर 1, दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड लेवरेज रेशियो जैसे कि बाकी बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल है, 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड प्रमोटर का जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइंडली पे अटेंशन। प्रमोटर का जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो कम से कम 40% चाहिए। कम से कम 40% चाहिए शुरू के सालों में, फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। यानी कि कमेंसमेंट के टाइम पर आपको कम से कम 40% तो प्रमोटर्स के हिस्सेदारी चाहिए। एंड आपकी ऑनरशिप जो है डेट शुड बी डाइवर्सिफाइड। ऐसा नहीं है कि कुछ एक प्रमोटर्स के पास है। एंड लिस्टिंग मैंडेटरी है इस केस में, 3 साल के अंदर अंदर आपको लिस्टिंग भी करनी है। और या फिर जब बैंक जो है 500 करोड़ की नेटवर्क को रीच आउट कर लेता है, तो उस टाइम पर आपको लिस्टिंग इसकी करनी पड़ेगी, दैट इज टू बी डन। तो सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए यहाँ पर पेमेंट बैंक से रिलेटेड, राइट? दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक IIBF24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.